हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हार्डी विम्बर्ग प्रिंसिपल। इसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। हर साल यहाँ से न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है नीट में और बच्चा इसको बना नहीं पाता है क्योंकि वह ठीक से इसको समझता नहीं है। मास्टर तो हवा हवाई में निकाल देता है। तो चलिए आज पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, एकदम बारीकी से बताएंगे, कॉपी में ही बताएंगे, भर भर के कॉन्सेप्ट देंगे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर शुरू करेंगे। देखिए एनसीईआरटी क्या करिए, इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकुरेंस ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन और ए लोकस। अब यहाँ एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, मतलब एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालें किसी भी जीन का, आपको तो पता है एक जीन में 2 एलील होता है। और किसी भी जीन का अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो एनसीईआरटी बोलती है कि क्या आता है, यह फिक्स रहता है। जनरेशन आउट ऑफ जनरेशन फिक्स रहता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यह फिक्स रहता है। अगर यह फिक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। इसी के बेसिस पे हार्डी विम्बर्ग साहब ने एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन था p² + 2pq + q² = 1। तो ये चलिए बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। p² + 2pq + q²। सबसे पहले हम डिस्कस आपको करते हैं कि कैसे इस टॉपिक को कैसे हम सोचेंगे। आपको थिंकिंग देते हैं कि हार्डी विम्बर्ग साहब ने कैसे, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ के और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्विस्ट करके, मतलब उसी का थ्योरी को घुमा के बता दिया है। कुछ नहीं है मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये आपको समझाते हैं। चलिए समझिएगा, हम फिर से वही काम करेंगे, हम आपको वहीं से पढ़ाएंगे, टी जीन से ही समझाएंगे। अब देखिए टी जीन से ही समझाएंगे आपको। एनसीईआरटी इसको कैसे समझाती है, पी और क्यू से, और हम आपको बताएंगे टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी से। अब रिलेट कीजिए, इसको मान लीजिए डोमिनेंट एलील, इसको मान लीजिए डोमिनेंट एलील, इसको मान लीजिए रिसेसिव एलील। ये भी है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। तो चलिए अब देखिए, जब ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में रहेगा, आपको तो पता है जीन्स ऑकर इन पेयर, आपने पढ़ा है कि जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर सिमिलर होता है, दोनों पेयर में रहता है और दोनों गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग होता है। तो अब ये इसका मान लीजिए हम गैमेट बनाएंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एक आ जाएगा ये, एक आ जाएगा ये। क्या है प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी, क्या हुआ 0.5 या 1/2 बोल सकते हैं, 1/2 या 50%। अब देखिए इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग मान लीजिए अपना ह्यूमन का मान लेते हैं, ह्यूमन मेल का मान लेते हैं, ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के तरीके से भी हम मतलब समझ लीजिए, जीन के तरीके से भी मान लीजिए ये ऑटोसोम प्लस XY। देखिए दोनों का बिहेवियर तो सिमिलर है, बिहेवियर और जीन और क्रोमोसोम दोनों का सिमिलर है। तो यहाँ देखिए अगर गैमेट इसका बनाएंगे तो एक आ जाएगा ये, एक आ जाएगा ये तो सब में रहेगा। तो इसका कितना 50% इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, 50% इसी का हो गया। उसी तरह अगर इसका भी हम गैमेट बनाते हैं तो इसका 50% आएगा। तो ये हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए
कुल मिला के बस यही आपको दिमाग में रखना है। ये डोमिनेंट के लिए पी है और रिसेसिव के लिए क्यू है। डोमिनेंट के लिए यहाँ क्या है, कैपिटल टी है मेंडेलियन जेनेटिक्स में, रिसेसिव के लिए क्या था, स्मॉल टी था। बस इसी को रिलेट करते जाइएगा। और एनसीईआरटी उसको ऐसे भी बताती है कि इसको आप इसको ए भी लिख सकते हैं, डोमिनेंट को ए भी लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल ए, और रिसेसिव वाला को स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं, ये सब सेम ही है। आप डोमिनेंट को पी बोलिए, कैपिटल पी बोलिए, या कैपिटल ए बोलिए, या आप कैपिटल टी बोलिए। रिसेसिव को आप क्यू बोलिए, स्मॉल ए बोलिए, और आप स्मॉल टी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए या अगर होमोजाइगस फॉर्म में रहेगा तो कैसे आ जाएगा होमोजाइगस फॉर्म में? ये क्या हो गया, ये हो गया, और एक आ जाएगा ये भी होमोजाइगस है। और हेटेरोजाइगस के फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब ऐसे ही ध्यान में रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट एलिश क्या आ गया, 2t मिल के टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस तरह भी हम तो कैसे किए थे, पी हो जाएगा यहाँ, या ए भी दे सकते हैं। तो टी स्क्वायर हो जाएगा या पी स्क्वायर हो जाएगा या ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील, तो इसका क्या आ जाएगा कि इसका देखिए स्मॉल टी स्क्वायर आ जाएगा, या क्यू स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर हो जाएगा। समझते रहिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरो हेटेरोजाइगस में क्या आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ तो देखिए साफ साफ आ रहा है, यहाँ आएगा मेरा 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, या 2 पी क्यू, या 2 ए। सारा खेल अपना इसी पे रहेगा स्टूडेंट, सारा खेल अपना इसी पे रहेगा। ध्यान से सुनिए। पहले क्या किए, फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एक एलील का मतलब जीन में फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 0.5 होएगा। अब यहाँ देखिए उसी पे फिर हम फ्रीक्वेंसी किसका निकालें, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील का। ये डोमिनेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट का, और ये रिसेसिव का, और ये हेटेरोजाइगस। तो ये आ गया। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा स्टूडेंट कि ये कहां से आया, ये 2 कहां से आया। तो ध्यान दीजिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स को ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते थे, F1 जनरेशन को अगर F1 के साथ क्रॉस करते थे तो क्या करते थे, हम ऐसे करते थे। तो क्या होता था, यहाँ 4 का चेकर बोर्ड बनता था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी। ध्यान देते रहिए। ये 2 आ गया, ये तो 1 है, तो ये हो गया क्या, टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल टी स्क्वायर।
इसको ऐसे भी हम लोग यहाँ पी के लिए यहाँ पी स्क्वायर कर सकते हैं और इसको हम यहाँ क्यू स्क्वायर कर सकते हैं। और ये क्या है, ये हो जाएगा अपना, ये पी क्यू फॉर्म में मतलब हेड हो जाएगा, इसके फॉर्म में है, हेड हो जाएगा डोमिनेंट। तो ये आ जाएगा, ये दो गो है, दो ये या दो पी क्यू, तो वही है, कुछ नहीं है। हार्डी विम्बर्ग साहब ने कुछ नहीं किया, दिमाग लगाया बस, और इसी को वह एक मतलब बाइनोमियल के फॉर्म में एक इक्वेशन दे दिया। कुछ नहीं है, यही है जो मेंडल ने क्रॉस किया था, वही है, बस हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए वह इक्वेशन दे दिया और हम लोग को न्यूमेरिकल बनवा रहा है वो एग्जाम में। अब फॉर ए पॉपुलेशन देखिएगा, सुनते रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। फॉर ए, क्योंकि स्टूडेंट बुक को हटा दे रहे हैं। फॉर ए पॉपुलेशन, अब देखिए फॉर ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के लिए हार्डी विम्बर्ग अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन बोलता है P प्लस क्यू टू द पावर होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है, A प्लस बी पर पावर होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह यहाँ होगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इतना आ रहा है किसी पॉपुलेशन का एलेलिक फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, तो समझिए हुआ जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। या हार्डी विम्बर्ग इक्विलिब्रियम में है। सिंपली आपको HW लिख दे, हार्डी विम्बर्ग इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा। अगर P प्लस क्यू टू द पावर होल स्क्वायर, जो कि है P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो समझिए हुआ हार्डी विम्बर्ग इक्विलिब्रियम में है, मतलब वहाँ इवोल्यूशन नहीं होगा। अब इस इक्विलिब्रियम को, मतलब हार्डी विम्बर्ग जो इक्वेशन है, वो जो इक्विलिब्रियम, उसका कौन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा? तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब होगा? जब इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन, एनसीईआरटी इसका 5 कंडीशन दे दी है। तो एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी बोलती है, सुनते रहिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी बोलती है 5 फैक्टर affect Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम। 5 फैक्टर जो है ना, हार्डी विम्बर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, मतलब डिस्टर्ब करेगा। वो 5 फैक्टर का हम धीरे धीरे नाम लिख देते हैं। सबसे पहला जीन माइग्रेशन, या जीन फ्लो। दूसरा आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा आएगा म्यूटेशन।
चौथा आएगा क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन। अब पांचवा आएगा नेचुरल सिलेक्शन। बस खत्म। अब एक एक करके ये पांचों को समझ जाएंगे, बस यही है हार्डी-बीमर प्रिंसिपल। सबसे पहले देखिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट, हार्डी-बीमर साहब ने एक इक्वेशन दिया, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। अगर यह 1 नहीं आया तो मतलब वह हार्डी-बीमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब वहां इवोल्यूशन हो रहा है। और आपको यहां बताते हैं, अब आपको यहां से बताते हैं कि 1 कैसे, यहां मेंडल में कैसे 1 आ रहा है। यहाँ सबसे देखिए, यहां पे देखिए, आप एलेलिक फ्रीक्वेंसी लेको चलते हैं तो आपको तो पता है कि इसका डोमिनेंट वाला का क्या था, 1/2 था फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी, इसका भी 1/2 था। अब यहां देखिए पी स्क्वायर, तो 1/2 पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहां ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस क्यू स्क्वायर, फिर 1/2 पे स्क्वायर। तो यहां देखिए 1/2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। प्लस यहाँ भी 1/4 आ जाएगा, ये दोनों मिलके भी 1/4 आ जाएगा। अब देखिए कटा पीटी जो होगा वो कर लेते हैं, ये 2 आ गया। अब एलसीएम लेते हैं तो सबका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 एकम 2, फिर 4 का 4, फिर वहाँ 1, ये 4/4, तो ये 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसके अनुसार ये 1 आ गया। क्योंकि इसका आपको हम बताए थे कि इसका जो पी का जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है वह 0.5 या 1/2 होता है। उसी तरह क्यू का होता है 0.5 या 1/2। यहाँ से तो निकल गया। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स से हम निकालते हैं कि कैसे इसका सब मिला के इसका 1 आएगा, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी या 1 या जो भी बोल सकते हैं आएगा। तो यहाँ से देखिए, तो ये क्या आ गया, ये इसका रेशियो क्या आता है 1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है। तो यहाँ देखिए 1 में क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा ये, और 2 में क्या आ जाएगा, ये 2 में आ जाएगा ये, फिर 1 में ये आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, ये वो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, सबको मिला के देखिए ये भी 1 आ रहा है। अब जोड़ लीजिए 1 भी आ रहा है। तो हार्डी-बीमर साहब ने कुछ नहीं किया, मेंडेलियन जेनेटिक्स को एनालाइज किया और उसी पे या एक बाइनोमियल दे दिया। अगर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 आ गया तो मतलब वह जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब वहाँ इवोल्यूशन नहीं होगा, या हार्डी-बीमर इक्विलिब्रियम में है। अगर ये नहीं आता है तो समझिए वहाँ इवोल्यूशन होगा या हो रहा है। तो अब यहाँ तो समझा दें कि कैसे ये आया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एनसीईआरटी इसी को बहुत बड़ा में लिखती है, ये देखिए एनसीईआरटी इसको बहुत बड़ा में लिखती है, कैसे है, ये है, वो है, फलना है। तो ये सब आपको नहीं दिए, ये सब आपको बता दिए हैं हम। अब हम आपको एक एक करके ये पांचों फैक्टर पढ़ाएंगे जो कि हार्डी-बीमर को मतलब
डिस्टर्ब कर सके। तो चलिए अब देखिए, सुनते रहिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए ये एक हैबिटाट है, ये हैबिटाट है और ये एक हैबिटाट है। आप समझ लीजिए स्टूडेंट। अब दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये बांग्लादेश है, और ये मान लीजिए अपना इंडिया है। आपको तो पता है कि बांग्लादेश में कुछ दिन पहले क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। बहुत लोग वहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहा था। तो चलिए वहाँ से शुरू नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ 1 लाख स्पीसीज रहता है। या किसी भी पॉपुलेशन का इंडिविजुअल मान लीजिए या ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, जो भी आप मान सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म आया, छोड़ के बांग्लादेश को इंडिया में शिफ्ट हो गया। 1 आया, 2 आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीन माइग्रेशन। और अगर जीन माइग्रेशन कई बार हो गया, मतलब बहुत बार ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट को छोड़ के दूसरे हैबिटेट में आ रहा है, मान लीजिए बांग्लादेश से कोई इंडिया में आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कई बार हो गया, तो सबको मिला के हम लोग बोल देंगे जीन फ्लो। एक्चुअल में जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो एक ही चीज़ है, लेकिन यही हुआ कि जीन माइग्रेशन में मतलब कम ऑर्गेनिज्म आया, मतलब इक्का दुक्का आया, और जीन फ्लो में बहुत सारा अगर ऑर्गेनिज्म कई बार, मतलब अगर जीन माइग्रेशन हो जाए तो उसको हम जीन फ्लो बोल दें। और मान लीजिए अगर कुछ चांस से हो जाए, मान लीजिए स्टूडेंट कि कोई वजह से आ जाए, कोई काऊ से आ जाए, बाई चांस आ जाए, कुछ कारण से आ जाए, जैसे बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है, अभी युद्ध हो रहा है, बहुत लोग मारा भी गया, कोई कारण बस आ गया। अब मान लीजिए कोई कारण बस आ गया, कोई कारण बस आ जाना, बाई चांस। क्वेश्चन में बस बाई चांस देखना है आपको, बाई चांस और चांस फैक्टर। बस दिमाग में दौड़ जाना चाहिए जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई कारण बस आ जाए, कोई कारण बस आ जाना, कोई कारण बस आ जाए, मतलब बाय चांस, इसको हम बोल देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलिए समझ में आ गया आपको? जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो भी समझ में आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी समझ में आ गया। और देखिए म्यूटेशंस तो आपने पढ़ा ही होगा। म्यूटेशन आपने पढ़ा है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा। साल्टेशन, सिंगल स्टिप लार्ज म्यूटेशन आपने ये भी पढ़ा होगा। यूगोड एवरेज वाला म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, पैकेट इन स्टेज में होता है। प्रोफेज जो होता है स्टूडेंट, म्यूसिस का प्रोफेज 1 उसका पैकेटेन स्टेज में होता है क्या? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। अननेचुरल सिलेक्शन आपको पढ़ाएंगे हम आगे।
अब थोड़ा सा एनसीईआरटी एक बार रेडी कर लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कर रही है। एनसीईआरटी कह रही है 5 फैक्टर आज आर नन टू अफेक्ट हार्डी-विम्बर इक्विलिब्रियम। दिस आर जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर और नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस ऑफ population occurs, gene frequency change in original as well as in new population. New genes alleles are added to new population and these are lost from the old population. There would be a gene follow if this gene migration happen multiple time. देखिए सही यही वही बोल रहा है, अगर कई बार हो जाए जीन माइग्रेशन उसको हम जीन फ्लो बोल देंगे। अब फिर एनसीईआरटी लिखती है इफ द सेम चेंजेस ऑकर्स बाय चांस, बस बाय चांस ये आपको दिमाग में रखना है, कोई कारण बस, जिसको कि हम क्या बोल देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब फिर देखिए एनसीईआरटी लिखती है समटाइम्स द चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन that they become a different species. The original drifted population become founder and the effect is called founder effect. अब देखिए ये फाउंडर इफेक्ट क्या है। फाउंडर इफेक्ट जो होता है स्टूडेंट, फाउंडर उस पॉपुलेशन को कहते हैं। अब देखिए, अब ये देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, इसमें फाउंडर उस पॉपुलेशन को बोलते हैं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है। उस पॉपुलेशन को कहते हैं जो अपने हैबिटेट को छोड़कर दूसरे हैबिटेट चले जाते हैं, मतलब बाय चांस। अब देखिए, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। वही एनसीईआरटी बोलती है द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन का मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है उसको क्या क्या बोलते हैं, वह फाउंडर होता है, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। फाउंडर, जिस वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आपको देखिए, अब यहाँ दिमाग लगाना स्टूडेंट कि मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल अगर एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट को में चले आएगा, तो आपको तो पता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ना जीन रहेगा स्टूडेंट, और एलील तो उसी के अंदर में रहेगा ना। तो एनसीईआरटी वही यहाँ बोल रही है। एनसीईआरटी बोलते न्यू जीन एलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन। अब मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म छोड़ के आया, मतलब पॉपुलेशन बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मिलकर ही ना पॉपुलेशन बनाता है, या इंडिविजुअल मिलकर ही पॉपुलेशन बनाता है। तो ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह से दूसरे जगह आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर में क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, जीन रहेगा, एलील रहेगा। तो कुछ जीन यहाँ मान लीजिए टोटल मान लीजिए यहाँ सब मिला के सपोज मान लीजिए 1 लाख रहता है। यहाँ 1 लाख से मान लीजिए 50,000 यहाँ से छोड़ के यहाँ 1 लाख टोटल एलील है या जीन है, एक मानने के लिए, एक कैलकुलेशन ये नहीं है। और मान लीजिए 50,000 एलील, 50,000 मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा आया कि जो कि 50,000 यहाँ का एलील यहाँ लेके आ गया, और यहाँ भी पहले से 2 लाख है, तो 2 लाख प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 50,000, मतलब 2.5 लाख हो जाएगा। 2.5 लाख हो जाएगा। और यहाँ 1 लाख पहले से एलील था, यहाँ क्या हो जाएगा 50,000।
तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि द न्यू जीन्स एलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। तो यही है, अगर एक बार दो बार अगर मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट छोड़ के आएगा उसको क्या बोलेंगे? जीन माइग्रेशन। और जीन माइग्रेशन अगर कई बार हो जाए तो क्या हो जाएगा? जीन फ्लो। अगर किसी चांस बस आ जाए कहीं, मान लीजिए ये तो हम एक आदमी के लिए आपको बताएं कि बांग्लादेश, या जानवर के लिए आदमी तो क्या है, हम लोग तो मेमल के अंदर में, एनिमल में ही हम लोग का पढ़ते हैं, ह्यूमन का भी तो एनिमल में पढ़ते हैं ना। हम लोग का किंगडम क्या है? एनिमलिया। तो उसी मान लीजिए कि जानवर के लिए अप्लाई कीजिए कि एक हैबिटेट से मान लीजिए वो भूखमरी आ गया, किसी जंगल में अगर आता है, वो पानी नहीं है, त्रासदी आ गया, एक जगह से दूसरे जगह छोड़ के आ गया, तो सेम अप्लाई किसी में आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं, यहाँ तक तो देखिए 30 मिनट का वीडियो बन गया। यहाँ से यहाँ इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी एक बहुत ही सुंदर एक डायग्राम बताती है। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी लिखती है नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. A critical analysis make us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in change frequency of genes and alleles in future generation. Coupled of enhanced reproductive success, natural selection make it look like different population. Natural selection can lead to stabilization in which more individual acquire mean character, directional changes, more individual acquire value other than mean character, or disruption, more individual acquire peripheral character. Value at both ends of the डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखिए एक कर्व से एनसीईआरटी समझाती है, नेचुरल सिलेक्शन को एक कर्व से समझाती है एनसीईआरटी। अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नेचर जो है ना ये मीडियम साइज को या मीडियम शेप को फेवर करता है। जैसे आप ध्यान रखिए कि आपके गांव में आप या आपके शहर में ज़्यादातर लोग किस हाइट के मिलेंगे? मीडियम हाइट के। देखिए बहुत बौना आदमी आपको कम मिलेगा और बहुत ज़्यादा लंबा 6.5 फीट का आदमी आपको कम मिलेगा। नॉर्मली आप मतलब हाइट कितना हाइट रहता है लोग का? 5-5.5 फीट रहता है, और 4 फीट का आदमी भी आपको बहुत कम मिलेगा। तो इतना आपको दिमाग में रखिए कि नेचर हमेशा जो है ना किसको सेलेक्ट करता है? मीडियम चीज को सिलेक्ट है। मीडियम चीज में कुछ भी आ सकता है, वेट आ सकता है। मान लीजिए अगर 100-150 किलो का आदमी मतलब समाज में मिलता है, इक्का दुक्का मिलता है, या 40 किलो का आदमी मिलता है, नहीं। आदमी ज़्यादातर कितना किलो का मिलता है? 55 किलो से लेके 65-70 किलो तक मिलता है नॉर्मली ज़्यादातर लोग। आप समाज में ले लीजिए, खूब ज़्यादा चकचका गोरा कौन मिलता है? बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर आपको सांवला लोग मिलेगा, या खूब काला आदमी भी बहुत कम मिलेगा। तो नेचर हमेशा जो है ना किसको सेलेक्ट करता है? मीडियम चीज को सेलेक्ट करता है। वही एनसीईआरटी यहाँ बोल रहा है। एनसीईआरटी एक दिया है, आप देखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप, कोई भी फिनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब कुछ भी आ जाएगा। अब देखिए मेंडल ने किस फिनोटाइप को लिया था? स्टीम हाइट वाला का उसने क्रॉस करके देखा था। तो हम कोई भी चीज़ का हाइटे पे ले लीजिए, मीडियम साइज को फेवर करेगा लोग, मीडियम साइज को। देखिए ये हो गया, और इसमें ग्राफ बनाया। देखिए मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। और फिर देखिए इसी से 3 बनेगा स्टूडेंट। अगर पीक गेट हायर एंड नॉर्मल, अगर मीडियम, और ये तो नॉर्मली पाया जाता है, अगर नेचर ने मीडियम को बढ़ा रहा है, ये दोनों को घटा रहा है। पीक गेट हायर एंड नैरोअर, मतलब पीक मतलब ये ऊपर वाला क्या हो गया? मीडियम साइज हो गया, ऊपर वाला मीडियम साइज हो गया, और मतलब ये मीडियम को प्रीफर कर रहा है।
और अगर फिर इसी में अगर स्टेबलाइजेशन में क्या करता है नेचर, पीक गेट हायर एंड पीक मतलब मीडियम को ही बढ़ा रहा है, और ये दोनों जो कर्व है, ये दोनों जो कर्व है ये है मतलब मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म ऐसा जो मीडियम साइज वाला है, मान लीजिए ये जो मतलब पूरा टॉल है, मान लीजिए जो पूरा ड्वार्फ है, तो ये नेचर किसको फेवर किया, मीडियम को फेवर किया। और फिर नेचर स्टेबलाइजेशन में नेचर मीडियम को ही बढ़ाएगा और ये दोनों को घटा देगा। पीक गेट हायर मतलब मीडियम बढ़ेगा, एंड नेरेवर मतलब ये साकरा होगा, ये पीक और छोटा होगा, मतलब मीडियम साइज बढ़ेगा और कम वाला भी कमेगा और ज़्यादा वाला हाइट वाला भी कमेगा। हम हाइट से लेकर आपको समझा रहे हैं, ये हो सकता है वेट से भी हो सकता है, वजन से भी हो सकता है, कलर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा में होगा स्टूडेंट, पिक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है कि नेचर मीडियम वाला को छोड़ के ज़्यादा लंबा को सेलेक्ट कर ले, तो ये डायरेक्शन एक डायरेक्शन में पिक मतलब कर्व आएगा, पिक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है वो नाटा आदमी को सेलेक्ट करे। और फिर इसमें तीसरा आएगा स्टूडेंट कि टू पिक बनेगा, मतलब मीडियम को तो देखिए, मीडियम को तो कमा दिया है और मान लीजिए ये लंबा है, ये नाटा है, ये दोनों को बढ़ा रहा है। नेचर क्या कर रहा है, मीडियम वाला को कमा रहा है, लंबा नाटा को मतलब बढ़ा रहा है। ये है नेचुरल सिलेक्शन, ये हो गया। और एक और आपको बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी लिखती है, यहाँ देखिए, जीन पूल के बारे में बोलती है। अब जीन पूल के बारे में आप मतलब इतना समझ लीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन। अब मान लीजिए एक पॉपुलेशन है स्टूडेंट, अब मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, आपने पढ़ा है स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, बायोम आपने पढ़ा है, बायोस्फीयर। तो मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या पॉपुलेशन बनाता है। एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है ए का, इसमें जितना भी मतलब एलील और जीन है सबको कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीन पूल। तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा। और आप एक चीज जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए एक और मतलब पीवाईक्यू में आया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए जीएफ मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन, और दूसरा नो रैंडम मेटिंग। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि फाउंडर इफेक्ट होने के लिए स्मॉल पॉपुलेशन, नो रैंडम मेटिंग। बस इतना आपको समझा दिए। अब आप पीवाईक्यू खोलिए, नेक्स्ट सेशन में हम पीवाईक्यू लेंगे। देखिएगा आपसे पूरा जो है ना हार्डी-वीमर प्रिंसिपल पूरा क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह है ही नहीं, अपने कॉपी में हमको देखना पड़ता है, प्लस स्टैंड को भी देखना पड़ता है। तो अगर इसमें अगर कोई त्रुटि आया होगा तो माफ़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मोबाइल भी देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे मुंह के आगे मोबाइल आ जाता है, अच्छा से लिख भी नहीं पाते हैं इसलिए। लेकिन इतना तो है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।